नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले मैं उस प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं जिसमें आप लोगों ने पूछा था कि मैं अभी तक वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूं। 3-4 दिन हो गए मेरी कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई। तो मैं जहां जॉब करता हूं मेरा ट्रांसफर हुआ, मुझे 2-3 सिटी घूमनी पड़ी, इधर उधर जाना पड़ा। 3-4 दिन तक मैं लगातार ट्रैवल कर रहा था और अभी भी मैं एक होटल के कमरे में हूं। अभी भी मैं इस ट्रांसफर वाले फेज में हूं। हो सकता है कि अब मेरी थोड़ी कम वीडियोस आए या 2 दिन में 1 वीडियोस आए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको रेगुलर वीडियो देने का प्रयास करूं, हर दिन आपको वीडियो दूं। पर जो मेरा कार्य क्षेत्र है और जहां पे मैं रहूंगा वहां के बीच में थोड़ी सी दूरी है, तो मुझे थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा, जिसके कारण मुझे समय की कमी हो सकती है। तो इसके कारण रोज की रोज वीडियो देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं आगे आने वाले समय में रेगुलर वीडियो ना दूं, पर यदि रेगुलर वीडियो ना आए, 2 दिन में 1 वीडियो आए, तो आप समझ लीजिएगा कि बिजी होने के कारण मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूं। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के न्यूज की शुरुआत करते हैं। अपने आज के न्यूज की शुरुआत हम करते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली की भारत यात्रा को लेकर, जो कि आज फ्राइडे से स्टार्ट हो रही है। और इसमें क्या क्या चीजें मेन मुद्दे रहेंगे भारत की तरफ से, नेपाल की तरफ से, उस चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, नेपाल का जो झुकाव चाइना की तरफ हो रहा है उसको काउंटर करने के लिए मोदी सरकार उनसे कहेगी कि जो भी डैम के प्रोजेक्ट वो चाइना को देना चाहते हैं वो दें, पर उस डैम के बाद जब उसमें पावर प्रोजेक्ट लगेगा तो उसके द्वारा जो बिजली बनाई जाएगी वो भारत नहीं खरीदेगा, क्योंकि एक प्लान भारत ने नेपाल और भूटान दोनों के ही सामने रखा हुआ है और इसके तहत उन्होंने कई काम आपस में मिलकर किए हुए भी हैं। भूटान और नेपाल में भारत डैम बनाकर और वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट लगाकर वहां की जो भी बिजली बनती है उसको खरीदेगा। ऐसा उसने प्लान बनाया था ताकि इन्वेस्टमेंट भी हो और उन देश का विकास भी हो, और जो बिजली वो बनाएंगे वो हमारा देश खरीदना चाहता था। तो इसके तहत भूटान में भी काफी प्रोजेक्ट लग रहे हैं, नेपाल में भी काफी प्रोजेक्ट लग रहे हैं, पर अब नेपाल का झुकाव पिछले साल से ही चाइना की तरफ बढ़ गया है और उसने 1-2 प्रोजेक्ट डैम के उनको दे भी दिए थे। उदाहरण के तौर पर एक प्रोजेक्ट का नाम ले लेते हैं जो कि $2.5 बिलियन का था, जिसका नाम है बूधी गंडकी, और यह एक रिवर पर बन रहा है। रिवर का नाम भी यही है, नेपाल की एक रिवर है। तो इस पे ये प्लांट बन रहा था, डैम बन रहा था, और इसका कॉन्ट्रैक्ट चाइना को दे दिया था नेपाल ने। पर भारत ने तत्कालीन गवर्नमेंट पे नेपाली कांग्रेस के द्वारा दबाव डलवाया और इस प्रोजेक्ट को निरस्त किया। ऐसा खबरों में आया था। नेपाल के अंदर यह चीजें बात चलने लगी थी कि जैसे ही चाइना से यह प्रोजेक्ट खींचा गया था, छीना गया था, तो यही बात उड़ने लगी थी कि भारत के दबाव में ही ऐसा काम हुआ है और अभी भी यह प्रोजेक्ट किसी को नहीं दिया गया है। अभी यह प्रोजेक्ट आगे आने वाले समय में किसी न किसी देश को मिलने वाला है। तो इसी पूरे पावर का खेल इस मीटिंग में भी होगा। केपी ओली जो आ रहे हैं भारत, वो और प्रधानमंत्री एक अरुण 3 करके प्रोजेक्ट है जो कि 900 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है जो कि नेपाल में ही बन रहा है। उसका फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, एक आप कह सकते हैं ऑफिशियल शुरुआत की जाएगी। इसको SJVNL बना रही है, सतलुज जल विद्युत निगम बना रही है, और इसी का कॉन्ट्रैक्ट BHEL को भी मिला हुआ है वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सेटअप करने का, जबकि डैम का प्रोजेक्ट GMR ग्रुप और SJVNL को मिला हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट में तो भारत का हाथ है, इससे बनने वाली बिजली भी भारत खरीदेगा और उससे नेपाल को लाभ होगा। पर जैसे ही वो प्रोजेक्ट चाइना को देने लगेगा, उसके द्वारा बनने वाली बिजली भारत नहीं खरीदेगा, ऐसा मोदी सरकार कहने वाली है अभी जो प्रधानमंत्री की यात्रा होगी, नेपाल के प्रधानमंत्री की जो भारत यात्रा हो रही है। क्योंकि चाइना और नेपाल की कुछ भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो इतनी ट्रांसमिशन लाइन नहीं बना सकते हैं उन पहाड़ों के बीच से, जिससे कि चाइना उनकी बिजली खरीद सके। तो कहीं ना कहीं नेपाल पे एक जरूर दबाव बनेगा भारत के इस वक्तव्य से। अपनी अगली खबर की शुरुआत करते हैं, तो वो काल्सनिकोव की AK-103 राइफल्स की तरफ से आ रही है, जो कि एक असॉल्ट राइफल है। इस गन की प्रोडक्शन लाइन भारत में सेटअप हो सकती है ऑर्डिनेंस बैटरी बोर्ड के कोलैबोरेशन में। आपको पता होगा कि हमारी डिफेंस मिनिस्टर रशिया गई हुई है डिफेंस टॉक के लिए, और इस मीटिंग में यह संभावना जताई जा रही थी कि S-400 की डील यहां पर साइन हो सकती है, पर खबर निकल कर आई थी कि अब वो अक्टूबर में साइन होगी। पर यहां पर जो AK-103 की खबर जो निकल कर आ रही है, उसको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कहा है कि हाँ, यह राइफल हम खरीद सकते हैं, क्योंकि जो राइफल का टेंडर निकला हुआ है 7.62 mm की जो राइफल भारत को खरीदनी है, उसमें से 3 प्रकार से राइफल्स खरीदी जाएंगी। एक फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के द्वारा, एक किसी पार्टनर को मिला भारत में राइफल का प्रोडक्शन करके, और
तीसरा जो होगा वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा खरीदा जाएगा। तो फास्ट ट्रैक प्रोसीजर वाला ये नहीं है राइफल, ये राइफल वो है जो हम किसी के साथ कोलैबोरेशन के साथ खरीदेंगे। इससे पहले रशिया ने भारत के सामने इसका प्रस्ताव रखा था पिछले साल ही, पर भारत ने उसको रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि इसका स्पेसिफिकेशन भारत की जो राइफल की स्पेसिफिकेशन थी उससे नहीं मिल रहा था। पर भारत ने फिर स्पेसिफिकेशन चेंज की और यह राइफल उस पर बिल्कुल खरी उतरी है। तो इसका प्रोडक्शन लाइन, इसका प्रोडक्शन फैसिलिटी भारत में अब स्टार्ट हो सकती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव रशिया का आने वाले समय में दौरा करेंगे, इसी महीने में दौरा करेंगे और पूरी संभावनाएं देखेंगे। उनके प्लांट में कौन कौन सी मशीनरी लगी हुई है, उन्हीं सब मशीनरियों को भारत में भी लाया जाएगा और पूरे मसौदे पे बात होगी कैसे इस कोलैबोरेशन को आगे बढ़ाना है और किस प्रकार से जल्द इस कोलैबोरेशन को आगे बढ़ाना है। इन सब चीजों पे बात होगी आने वाले समय में। तो हम मान सकते हैं कि एक असॉल्ट राइफल तो अब डिक्लेयर हो गई है, AK-103 भारत को जो मिलने वाली है, और बाकी असॉल्ट राइफल अब देखते हैं दो और जो बची हुई है वो कौन कौन सी हो सकती हैं। अगली खबर हमारी स्पेस सेक्टर की तरफ से आ रही है, इसरो की तरफ से आ रही है। इसरो का जो आप GSAT-6A सुन रहे होंगे कि वो हमारे कम्युनिकेशन क्षेत्र से बाहर हो चुका है, यानी कि वो मिशन अनसक्सेसफुल हो गया, जिसकी खबर भी मैंने आपको 4 दिन पहले बता दी थी। तो उस फेल्योर को भुलाते हुए इसरो नया लॉन्च करने वाली है 12 अप्रैल को, और यह होगा PSLV C-41 का, जिसमें कि हमारी IRNSS-1I सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी, जो कि हमारे नेविगेशन, जो हमारा इंडियन नेविगेशनल सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है, उसका 9वां सैटेलाइट होने वाला है। इससे पहले 8 सैटेलाइट लॉन्च की जा चुकी हैं, जिसमें से 7 काम कर रही हैं। एक 1H वाली हमारी फेल्योर हो गई थी, उसको लॉन्च किया गया था 1A की सैटेलाइट को रिप्लेस करने के लिए, और वो फेल्योर हो गई थी। तो अब इस 1H की जगह 1I को लॉन्च किया जाएगा, जिसके द्वारा 1A को रिप्लेस किया जाएगा। उसकी एटॉमिक क्लॉक जो खराब हो गई है उसको रिप्लेस किया जाएगा। तो कुल मिला के इस कॉन्स्टलेशन की 9वीं सैटेलाइट हो गई है। हालांकि 9 सैटेलाइट पूरी की पूरी काम नहीं कर रही हैं, उनमें से केवल और केवल 4 सैटेलाइट बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। 5वीं यह सैटेलाइट हो जाएगी जो कि 1A को रिप्लेस कर देगी। इसरो ने कहा है कि जो GSAT हमारा फेल्योर हुआ है वो अलग प्रकार की सैटेलाइट है, अलग प्रकार के रॉकेट से लॉन्च की गई थी, और यह अलग प्रकार का सैटेलाइट है जिसको PSLV C-41 से लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले PSLV C-40 सक्सेसफुल रहा था, जो कि कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया था। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपका स्पेस और डिफेंस ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।